माँ कारणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाशील राव जी को सादर वंदामी, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमन बुधाएं। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, इसी महीने की 12 तारीख को यानी कि 12 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जो है, भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जिसकी ख्याति है, जिसका महत्व है, ऐसा पर्व आ रहा है नजदीक। तो स्वाभाविक रूप से इस पर्व को जब हम ये बात करते हैं कि भारत बौद्ध में बने, भारत बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की आकांक्षाओं के, उनकी इच्छाओं के अनुरूप बने, तो स्वाभाविक रूप से उसमें पर्वों की बड़ी भूमिका है। तो बुद्ध पूर्णिमा का ये ऐतिहासिक महत्व वाला दिन, जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त होती है, जिस दिन उनका जन्म होता है और जिस दिन तथागत सम्यक संबुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, ये तीन अद्भुत संयोगों या घटनाओं को संजोए हुए इस ऐतिहासिक महत्व का दिन, जिसे सदियों से हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं, इसके आयोजन में, इसको लोक पर्व के रूप में स्थापित करने में हम सबकी भूमिका क्या हो सकती है। जब हम लोक पर्व की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसा उत्सव जो जन जन से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि समाज के पढ़े लिखे लोग इसे मना रहे हैं, ये बुद्ध विहारों में आयोजित हो रहा है या फिर भिक्षु भिक्षुणियां इसमें सहभागिता कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति तक, किसी बहुत बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर और समाज के बच्चों तक, अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोगों से लेकर, अलग अलग व्यवसायियों से लेकर, खेतों में काम करने वालों से लेकर मजदूरों तक, हर एक व्यक्ति जिस पर्व में सहभागिता करता हो, जिसे सेलिब्रेट करता हो और बहुत उत्साह के साथ करता हो, तो उसे हम कहते हैं कि लोक में स्थापित पर्व है। आम जनता इसके बारे में जानती है। तो ऐसा पर्व बन सके बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि 1956 के बाद से हम देख रहे हैं कि निश्चित रूप से धर्म के उत्थान की दिशा में, धर्म को पुनर्जीवित करने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आज भी जिस व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण के साथ हमारे समाज ने, इस देश ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जयंती के कार्यक्रम को मनाना शुरू किया है, यदि उतनी ही लोकप्रियता, उतना ही महत्व हम बुद्ध पूर्णिमा को दे पाए और इसे भी उस रूप में स्थापित कर पाए, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता होगी। आज संभवतः स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती होती है, भले ही वो किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो। देश भर के लोग इस बात को जानते हैं कि 14 अप्रैल को छुट्टी यदि हो रही है, राजकीय अवकाश हो रहा है, तो इसका कारण है कि ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती है, उनका जन्मदिन है। 14 अप्रैल के दिन अखबारों के पन्ने यदि विज्ञापनों से भरे हुए आते हैं जयंती की बधाइयां देते हुए, तो ये भी इस बात का परिचायक है कि बाबा साहब की जयंती को एक बहुत ही सर्वव्यापी ढंग से लोगों ने स्वीकार किया है। ठीक उसी अनुरूप इस दिन को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन को, क्योंकि अपने आप में बड़ा अद्भुत दिन है और भारत के संदर्भ में नहीं, आप देखेंगे चीन की बात होगी, जापान की, कंबोडिया हो कि थाईलैंड, इंडोनेशिया हो या मलेशिया, सिंगापुर हो या फिर दक्षिण कोरिया, कितने ही देशों में, और अब तो जो यूरोपियन देश है उनमें भी लगातार धर्म की व्यवस्था के प्रति, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति बहुत ही लोग आंदोलित हो रहे हैं। बल्कि हम देखते हैं कितने वीडियोज आते हैं, कहीं दूर ऑस्ट्रेलिया में कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री खुल रही है, कोई ईसाई समुदाय का व्यक्ति बहुत भिक्षु बनकर धर्म प्रचार कर रहा है, तो कभी अफ्रीका जैसे बहुत ही पिछड़े हुए महाद्वीप के किसी बहुत ही पिछड़े युगांडा जैसे देश से ऐसी फोटो आते हैं, ऐसे वीडियो आते हैं कि वहां अफ्रीका में भी, उस पूरे महाद्वीप के बहुत सारे देशों में धर्म प्रचार की गतिविधियां बहुत ही नियमित रूप से संचालित हो रही है। तो इस दिन को
कोई बुद्ध पूर्णिमा के रूप में, तो कोई वैशाख डे के रूप में, कोई वैशाख पूजा के रूप में, तो कोई विशाख बूचा के नाम से, तो चीन जैसे देशों में फोदेन के नाम से। अलग अलग देशों में भले ही नाम बदल जाए, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और इसकी प्रासंगिकता ये निश्चित रूप से कहीं भी नहीं बदल रही है। तो इतने महत्वपूर्ण दिन को जब दुनिया के तमाम देशों में बहुत व्यापक स्तर पर आयोजन हो रहे हैं, और भारत जैसे देश में जो एक तरह से धर्म की जन्मस्थली रही है, जो माँ कार्णिक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होती रही है, वहां यदि बुद्ध पूर्णिमा की स्वीकार्यता नहीं है, वहां इसे एक लोक पर्व का दर्जा हासिल नहीं है, तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए विचारणीय बात है। पिछले कुछ दशकों पे आप दृष्टिपात करेंगे, नजर दौड़ाएंगे, तो ये बात समझ में आएगी। और मैं तो विशेष रूप से धम्मभूमि के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जब हम शुरुआती दिनों में श्रद्धेय भंते जी को देख रहे थे, धम्मभूमि की गतिविधियों को देख रहे थे, तो अधिकांशतः श्रद्धेय भंते जी के अलग अलग सम्मेलनों में जो भाषण होते थे, वक्तव्य होते थे, वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों पर केंद्रित रहते थे कि किस तरह से अनगिनत कष्ट सहते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने हमें एक सम्मानजनक और स्वाभिमान भरा जीवन दिया। लेकिन फिर हम देखने लगे कि कुछ समय बाद श्रद्धेय भंते जी का डाइवर्जन हुआ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से महाकारुणिक बुद्ध के जीवन की तरफ, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों की से महाकारुणिक बुद्ध के विचारों की ओर। और हमने धम्म की शिक्षाओं, धम्म के सिद्धांतों को बहुत बारीकी से जानने का प्रयास किया। तीसरे चरण में जो अभी ये जो स्टेज हम देख रहे हैं, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन, उनके विचारों, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं के बाद अब धम्मभूमि प्रयास कर रही है कि हम एक बौद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं, एकजुट हो जाएं। और स्वाभाविक रूप से जब हम बौद्ध समाज के निर्माण की बात करेंगे, ये सबसे मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग इस पे बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन पर भाषण देना आसान काम था, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों पर बात करना भी आसान काम था, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन पर बात करना भी आसान काम था, उनकी शिक्षाओं पर देशनाएं देना भी ठीक बात थी। लेकिन उन देशनाओं को, उन विचारों को, उन शिक्षाओं को अपने व्यवहार में उतारते हुए हमें एक बौद्ध समाज के रूप में संगठित करने का जो साहसिक काम था, इस ओर संभवतः बहुत कम लोग ध्यान दे रहे थे। आप सबने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा धम्म दीक्षा के समय दिलवाई गई 22 प्रतिज्ञाएं यदि पढ़ी हो, तो उसमें जो 21वीं प्रतिज्ञा है, वो कहती है, बताती है कि मैं मानता हूं कि मेरा नया जन्म हो रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के साथ लाखों लोगों ने इस प्रतिज्ञा को, इस विचार को, इस संकल्प को दोहराया था। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद भी हम जैसे लाखों करोड़ों अनुयायी इस बात को, इस संकल्प को दोहराते रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान इस बात की तरफ कभी गया ही नहीं कि जब हम ये कह रहे हैं कि मेरा नया जन्म हो रहा है, तो फिर हम किसी पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था के हिस्से बनकर कैसे रह सकते हैं। अगर हमारा सच में नया जन्म हो रहा है, तो फिर हम उस जाति व्यवस्था को कैसे मान सकते हैं, उसे कैसे ढो सकते हैं जो दूसरी व्यवस्था की, पुरानी व्यवस्था की है। यदि सच में हमारा नया जन्म हो रहा है धम्म में आने के बाद, जैसा बाबा साहब ने कहा 21वीं प्रतिज्ञा में, तो फिर हम लैंगिक भेदभाव क्यों मान रहे हैं, हमारे परिवारों का ढांचा आज भी पितृसत्तात्मक क्यों है, जहाँ महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की है। यदि आज भी हम ये मान रहे हैं कि हमारा नया जन्म हो रहा है, तो फिर हम महिलाओं को घूंघट में रखने के लिए विवश क्यों हैं। और सच में यदि हमारा नया जन्म हो रहा है, हम किसी नई व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, तो उस पुरानी व्यवस्था द्वारा थोपी गई सामाजिक कुरीतियां, चाहे वो मृत्यु भोज के रूप में थी, चाहे वो दहेज के रूप में थी, भात के रूप में थी, जन्म भोज के रूप में थी, वो तमाम चीजें आज भी हमारे व्यवहार का, हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा क्यों है। आज भी हम पुराने संस्कारों को क्यों ढो रहे थे। और आज भी जब किसी दूसरी व्यवस्था का त्योहार आता है, तो इक्का दुक्का अपवादों को छोड़कर
जय भीम बोलने वाले बहुत से साथी भी बधाइयां देने में या फिर उसे सेलिब्रेट करने में अपने आप को क्यों लगा लेते हैं। तो ये वो सारे सवाल थे जो चीख चीख कर ये उम्मीद, ये आह्वान हम सबसे कर रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की धम्म दीक्षा का जो मतलब हमने ग्रहण किया है वो ठीक ऐसा नहीं है जैसा बहुसंख्यक अम्बेडकराइट मानते आ रहे हैं। सरदेव बंते जी के प्रयासों से देश में ये माहौल निर्मित हुआ कि हम एक बौद्ध समाज की बात कर पाए। और जब बौद्ध समाज की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें उसके अपने पर्व भी होने चाहिए। बहुत प्रयासों के बाद हम सब ने 10 नवंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में बौद्ध आचार संहिता के विमोचन के कार्यक्रम को देखा। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के आप सब गवाह बने। उसी आचार संहिता के पेज नंबर 23 पर जो पर्व या उत्सव का टॉपिक दिया हुआ, जो चैप्टर दिया हुआ है, उसमें पहला ही पहला जो पर्व है वो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में है, उसकी व्याख्या करता है। एक और छोटी सी बात मैं आप सबसे साझा करूं। ये प्रश्न तो हमने कई बार चर्चा करी है इस पे कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रमों के प्रति प्रति वर्ष कैसा रुझान रहता था। जब वो कह देते हैं अपने पास आए हुए नौजवानों को कि मेरे जन्मदिन की बजाय बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित करिए, कितनी ही बार बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रमों में सहभागी बनते हैं, लोगों को आंदोलित करते हैं धम्म के बारे में। और तथ्य यहाँ तक गवाही देते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की प्रबल इच्छा थी कि 1956 में जो धम्म दीक्षा का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति हुई, वो कार्यक्रम भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होना था। लेकिन जब ये लगा कि बहुत सारे लोगों तक अप्रोच करनी है, बहुत सारे लोगों को आंदोलित करना है, धम्म के इस आंदोलन से जोड़ना है और समय कम शेष बचा था, तो मजबूरन 14 अक्टूबर के दिन को या फिर अशोका विजयदशमी के दिन को चुना गया। अन्यथा वो कार्यक्रम भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होता, धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, और ये बात और व्यापक ढंग से लोगों तक पहुंचती कि धम्म दीक्षा बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर लाखों करोड़ों लोग हर दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन दीक्षित हो रहे होते और ये पर्व स्वतः ही स्थापित हो चुका होता। लेकिन तब भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर महाबोधि सोसाइटी के तत्कालीन सचिव वली सिन्हा को एक पत्र लिखते हैं और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। आज जब हम इस गूगल मीट में चर्चा कर रहे हैं सरदेव बंते जी की सदप्रेरणा से, तो बाबा साहब अपने उस पत्र में कहते हैं कि यदि महाबोधि सोसाइटी और भारत की धम्म प्रचारक संस्थाएं सच में बौद्ध धम्म को बहुत व्यापक ढंग से प्रसारित करना चाहती है, तो हमें धम्म के पर्वों को आम जन से जोड़ना पड़ेगा, धम्म के प्रतीकों को, धम्म के संखारों को जन जन से जोड़ना पड़ेगा। और ये ठीक वही बात है बाबा साहब 1956 में अपने उस पत्र में जिसका जिक्र कर रहे थे, ये ठीक वही बात है जो आज हम गूगल मीट में डिस्कस कर रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को एक लोक पर्व के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता क्यों है। तो इसका सीधा सा एक लाइन में उत्तर ये है, यदि हम सच में चाहते हैं कि भारत बौद्ध में बने, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग धम्म से जुड़े, बौद्ध धम्म के पर्वों से जुड़े, तो ये जरूरी है कि हम इस विचार को, इस पर्व को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में मनाया जा रहा है लेकिन अपने ही देश में उपेक्षा का शिकार हो रहा है, इसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तभी सही मायने में न केवल लोगों का, आम लोगों का धम्म से जुड़ाव होगा। और मैं तो बहुत ईमानदारी से आपसे ये विचार साझा करूं कि कई बार जब बहुत निरपेक्ष होकर मूल्यांकन करता हूं हमारे बौद्ध आंदोलन का, तो निराशा होती है ये सोचकर कि धम्म से जुड़े हुए लोग समाज के उच्च शिक्षित, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों में भी जो नौकरी वाले हैं या जिनके पास अच्छा रोजगार है वो लोग हैं। और ऐसे लोगों की संख्या समाज की कुल संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे, उसे प्रतिशत में देखेंगे तो ये 1% भी नहीं है। तो समाज के वो बहुसंख्यक लोग जो खेती और मजदूर है, बहुसंख्यक लोग जो ईंट भट्टों पे मजदूरियां कर रहे हैं, बहुसंख्यक लोग
जो कारखानों में काम कर रहे हैं, छोटे बड़े रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, या फिर जो निरक्षर है और गांव में मजदूरी करने का काम कर रहे हैं, क्या सच में उनका धर्म से जुड़ाव हो पाया? बल्कि हम भले ही इस बात पे गर्व कर लें कि अब धर्म के प्रचारक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बेचारगी के प्रचारक लोग जाता है, लेकिन आप माने साहब कांशीराम जी के मूवमेंट को देखेंगे तो वहां अनपढ़ लोग भी बराबर संख्या में जुड़ रहे थे, मजदूरी करने वाले लोग भी जुड़ रहे थे। तो वो आंदोलन इस वजह से सफल हो पाया क्योंकि आम लोगों का जुड़ाव हो गया था उससे। लेकिन यदि धर्म का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन है, और उन पढ़े लिखे लोगों में भी उन लोगों का जो अच्छे रोजगार की स्थिति में है, अन्यथा बाकी लोग अपनी रोटी की चिंता में व्यस्त है, न वो बाबा साहब के बारे में विचार कर पा रहे हैं और न ही वो धर्म के बारे में सोच पा रहे हैं। तो यदि हम उन तमाम लोगों को धर्म से जोड़ना चाहते हैं, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं उन तक संप्रेषित करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बुद्ध पूर्णिमा जैसे पर्व को एक लोक पर्व के रूप में स्थापित करें। अब जब 12 मई का कार्यक्रम बोध गया में आयोजित हो रहा है और इस बार एक बहुत ही ऐतिहासिक संदर्भ में एक अलग ही प्रासंगिकता के साथ आयोजित हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब की भूमिका उसमें है ही। तो वो तमाम साथी जो बोध गया के कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको साधुवाद जो वहां पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त भी जो बहुत सारे लोग अपने घर में बैठे हैं, अपने गांव या शहर में बैठे हैं, बल्कि मैं तो उनसे भी निवेदन कर रहा हूं जो वहां पहुंचे हैं, क्योंकि किसी भी गांव या शहर से सारे के सारे लोग जो धम्मभूमि से जुड़े हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की वैचारिकी में निष्ठा रखते हैं, धम्म का अनुसरण करते हैं, वो सब वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो लोग पीछे छूट गए हैं, या फिर विशेष रूप से जो धम्मभूमि के प्रतिनिधि है, हालांकि ये काम देश के तमाम बौद्धों को करना चाहिए, लेकिन तब भी 2-3 बातें हैं जो मैं अपनी समझ से आपसे साझा कर रहा हूं कि इस 12 मई को जब बुद्ध पूर्णिमा आए तब हमारी भूमिका क्या हो सकती है। पहली सर्वोत्तम भूमिका तो ये कि हम बोध गया जाएं, और नहीं पहुंच पाए वहां पे तो दूसरी और तीसरी बात मैं कर रहा हूं कि हमें बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोजन करना है। कार्यक्रम में उपस्थिति भले ही 5 लोगों की हो, भले ही 500 लोगों की हो, लेकिन ये कार्यक्रम जहां आप हैं, जिस गांव या शहर में आप धम्म के प्रतिनिधि है, धम्म भूमि के प्रतिनिधि है, वहां निश्चित रूप से कार्यक्रम का आयोजन होना ही चाहिए। और जो टीम लीडर्स हैं, उनकी तो विशेष जिम्मेदारी है कि न केवल वो अपने गांव या शहर में, बल्कि वो बाकायदा लिस्टिंग करे इस बात की, अपनी टीम के साथ डिस्कस करे और एक टारगेट सेट करे। और हम थोड़ा सा मूल्यांकन भी करें खुद का कि जब बुद्ध पूर्णिमा 2024 में आई थी, तब हम लोगों ने कितनी जगहों पर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित किए थे, और उसमें हमारी सहभागिता, हमारी भूमिका क्या रही थी। उस वक्त हमारे सामने बौद्ध आचार संहिता का प्रारूप नहीं था, ये बहुत सुस्पष्ट मार्गदर्शन भी नहीं था कि कार्यक्रम कैसे आयोजित करना है, तब भी हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। तो पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा को जितने स्थानों पर आपके जिले में, आपके शहर में कार्यक्रम आयोजित हुए थे, आप उन सारे कार्यक्रमों को कम से कम 5 से गुना कर लें। अगर पिछली बार आपके शहर में 5 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए थे, तो इस बार कम से कम 25 का टारगेट लीजिए। और पिछली बार अगर आपके जिले में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी टीम के सानिध्य में 25 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए थे, तो अब इस संख्या को 125 कर लीजिए। और मैं बहुत प्रसन्न हूं ये बात साझा करते हुए आपसे कि राजस्थान के एक जिले में हमने प्रयास किया पिछले कुछ दिनों से, कुछ 10-15 साथियों ने, कि इस बार हमारे जिले में कम से कम 50 जगहों पर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित करने हैं। और पिछले 2-3 दिनों की मेहनत में कम से कम 15 स्थानों पर हम कार्यक्रम फाइनल कर चुके हैं कि इस डेट को करेंगे, इतने बजे करेंगे। और अगले 2-4 दिनों में इस बात की पूरी संभावना है कि हम उस 50 के आंकड़े को भी टच कर लेंगे। तो जहां जहां धम्मभूमि के प्रतिनिधि हैं, जहां जहां हमारे टीम लीडर्स हैं,
उनकी जिम्मेदारी है कि न केवल अपने गांव या शहर में बल्कि उन नई संभावनाओं पर भी विचार करें। आप जब सोचने बैठेंगे बहुत ईमानदारी से, तो आपको कई नाम याद आएंगे उन साथियों के जो जय भीम तो बोलते हैं लेकिन नमो बुद्धाय की पहुंच से दूर हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के फोटो को तो अपने घर में लगाए हुए हैं लेकिन बौद्ध प्रतीकों से अभी भी दूर हैं। उन तमाम साथियों की सूचीबद्ध करते हुए जहां जहां संभावना नजर आती है, क्योंकि पहली बार हम जहां कहीं भी कदम रखेंगे, हमें अपने इस कंफर्ट जोन से, सेफ जोन से, जहां पहले से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, बल्कि मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि जिस जगह पर बहुत सारे मजबूत साथी है जो बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो 5 टीम मेंबर्स यदि एक ही जगह पर इकट्ठे होकर एक ही कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं, इसकी बजाय बेहतर विकल्प ये है कि उन पांचों को एक व्यक्ति वहां रुक जाए जहां हमेशा कार्यक्रम होता है और 4 साथी किन्हीं 4 नए स्थानों पर जाकर संबोधित करें। धम्म के इस महत्वपूर्ण पर्व को आयोजित करवाने में और इसकी वैचारिकी को ठीक ढंग से संप्रेषित करने में नए लोगों के बीच जाकर सहयोग करें। तो पहली बात कि हम खुद और हमारी टीम इस बात के लिए तैयार हो, और दूसरा कि वो टारगेट सेट करे कि हमें कम से कम इतने स्थानों पर इस बार कार्यक्रम आयोजित करने हैं, और जरूरी नहीं कि 12 मई के दिन ही किए जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास उन लोगों की पर्याप्त संख्या नहीं है जो ठीक ढंग से विचार को पहुंचा पाएंगे, जैसे आप बुद्ध आचार संहिता को जब पढ़ेंगे पेज नंबर 23 पे, बुद्ध पूर्णिमा कैसे मनाएं, तो उसमें 3 बातें बहुत स्पष्ट ढंग से लिखी हुई है कि हमें या तो किसी बहुत ही सुयोग्य भिक्षु या भिक्षुणी के नेतृत्व में, या फिर कोई अच्छा वक्ता हो जो राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की बात, उनके संबोधि प्राप्ति की बात और उनके महापरिनिर्वाण की बात, इन तीनों घटनाओं के साथ साथ महाकारुणिक बुद्ध के महत्वपूर्ण विचारों, या फिर जिन्हें हम धम्म का सार कहते हैं। जैसे किसी के मन में ख्याल आए कि बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम तो आयोजित कर लेंगे, कई साथियों के फोन आते हैं, लेकिन वहां कोई बोलने वाला नहीं, बताएंगे क्या? तो बस बहुत सा सिंपल सा काम है, हमें 30 पंचशील करने हैं। पंचशील की व्याख्या आप में से कोई भी कर सकता है, और धम्म की जब हम बात करते हैं, धम्म की आधारभूत चीजों की बात करते हैं, तो 3-4 प्राथमिक चीजें हैं, अगर हम उनको भी ठीक ढंग से बता पाए तो बात पूरी हो जाती है। पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग की बात, और ज्यादा से ज्यादा करें आप तो फिर 10 पारमिताओं की बात। अगर इतनी सी बात हम कर लेते हैं लोगों के सामने, बिना इस विवाद में, इस बहस में पड़े कि दूसरी व्यवस्था में और हम में अंतर क्या है, समस्या वहां उत्पन्न होती है जब हम बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में महाकारुणिक बुद्ध के विचारों पर बात करते हुए दूसरी व्यवस्था की खामियों को पकड़ने लगते हैं और उनके पीछे दौड़ते चले जाते हैं। तो जैसी भी परिस्थितियां हो, जैसे भी लोग उपलब्ध हो, हमें बहुत ही विशुद्ध रूप से धम्म का कार्यक्रम आयोजित करना है बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और धम्म के कार्यक्रम का मतलब मोटा सा ये है, जहाँ स्टेज पर महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा है, 5 मोमबत्तियां हैं, पुष्प हैं, और कार्यक्रम की शुरुआत 30 पंचशील के साथ हो रही है। उसके बाद अगर हम पायस का वितरण कर पाए, और जैसा आचार संहिता में लिखा हुआ है, यदि बेहतर ढंग से बता सकें तो ठीक है, और यदि किसी हॉल में, किसी कमरे में कार्यक्रम हो रहा है, तो प्रोजेक्टर जैसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम जन्म की घटना को, संबोधि प्राप्ति की घटना को और महापरिनिर्वाण की घटना को प्रोजेक्टर से या किसी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। मोटा सा उद्देश्य ये है कि लोग इस बात को जान सके कि इस दिन का महत्व क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, और हम सब के जीवन में इस धम्म से जुड़कर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो इस बात को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए आज से ही यदि आप लिस्टिंग करना शुरू करेंगे कि किन किन जगहों पर, मेरे निकटवर्ती किन किन स्थानों पर बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और बहुत ही निवेदन के साथ आपसे बात कह रहा हूं कि नई संभावनाएं तलाश करिए। जहां कार्यक्रम पहले से हो रहे हैं वहां होते रहे, अच्छी बात है, लेकिन एक ही जगह पर 10 प्रशिक्षित धम्म के साथ ही जुड़े
और एक ही कार्यक्रम में संबोधित करे, इसकी बजाय बेहतर बात यह है कि वो 10 लोग अलग अलग 10 जगहों पर जाएं और 10 कार्यक्रमों का हिस्सा बने, ताकि दूसरे लोगों को भी, नए लोगों को भी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और धम्मभूमि के आंदोलन के बारे में जानने का, समझने का ठीक से अवसर मिल सके। तीसरी बात, जब आप अपने टीम के साथ डिस्कस करते हुए, अपने टारगेट सेट करते हुए और टाइम भी डिसाइड कर लेंगे कि इस दिन कार्यक्रम करना है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 12 मई को ही कर रहे हैं, बल्कि हर दिन शाम को 2-3 घंटे कहीं भी कार्यक्रम हो सकता है। यदि आप गांव में रहते हैं, गांवों की सूची बना रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या होनी नहीं है, तो जितने ज्यादा कार्यक्रम संभव हो सके, 11 को संडे है, फिर 18 को संडे है, तो इन 2 दिनों को भी शामिल करते हुए, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रम पूरे अप्रैल के महीने में चलते हैं, तो ठीक उसी तरह से बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम भी यदि 12 मई से पहले कुछ दिन और 12 मई के बाद भी चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां बड़े कार्यक्रम होने हैं, वहां ये प्रयास जरूर किया जाना चाहिए कि वो 12 मई के दिन हो जाए और उस तय फॉर्मेट में हो जो आचार संहिता में लिखा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब भी हम बुद्ध पूर्णिमा की बात करते हैं, करेंगे लोगों के बीच में जाकर, तो स्वाभाविक रूप से एक चिंता हम सबकी साझी रहती है कि हम कहीं दूसरे लोगों से अलग थलग न पड़ जाएं, या फिर हमारी पहचान जो है वो किसी विद्रोही व्यक्ति की न बन जाए। इस संबंध में बहुत ही सरल सी बात यह है कि जब हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर हमारे आदर्श हैं, जब हम इस बात के लिए संकल्पित हैं कि हम परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में एक बौद्ध समाज के निर्माण करेंगे, तब स्वाभाविक रूप से इन शुरुआती अवरोधों को बर्दाश्त करने का सामर्थ्य भी हमें अपने भीतर रखना होगा, और बिना अनावश्यक दुश्चिंताओं के, बिना इस बात की चिंता किए कि हमारे जीवन में या फिर हमारे पड़ोसियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम बहुत ही निर्मल चित्त के साथ और बहुत ही सकारात्मक ढंग से अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं अपनी बात खत्म करूं इस निवेदन के साथ, जिस किसी भी दिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का पहली बार जयंती मनाई गई होगी, पूरे देश में कहीं पर भी, या फिर आप अपने आसपास देखेंगे कि आपके गांव या शहर में जब पहली बार जयंती का कार्यक्रम हुआ होगा, तब कितने लोग आए होंगे, उस कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहा होगा, उसको संबोधित करने वाले लोग कौन रहे होंगे, उसका प्रचार प्रसार कैसे किया हो गया होगा। और अभी जब 2025 में हमने 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई है, तब कार्यक्रम का स्वरूप क्या था, आने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, तो आपको एक बहुत व्यापक अंतर नजर आएगा कि उस 20 साल पहले के कार्यक्रम में और आज 20-25 साल बाद के कार्यक्रम में बहुत बदलाव आए हैं। लोगों की उपस्थिति के हिसाब से भी, लोगों की समझ के हिसाब से भी, लोगों की वैचारिक प्रतिबद्धता, परिपक्वता के हिसाब से भी। तो ठीक इसी तरह से सवाल या चिंता ये नहीं है कि बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में कितने लोग उपस्थित होंगे, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस लीग को, इस परंपरा को, इस मुहिम को स्थापित कर पाए कि बौद्धों ने देश भर में बुद्ध पूर्णिमा को अपना पर्व मानते हुए, उसे अपनी सहज स्वीकृति देते हुए उसे सेलिब्रेट करना आरंभ कर दिया है। और यदि हम आज अपने गांव, अपने शहर में पहली बार भी आयोजित कर रहे होंगे, उसमें 3 लोग हों कि 13 लोग हों, निश्चित रूप से अगले वर्ष वो संख्या बढ़ेगी। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, तो हमें कम से कम शुरुआत तो कर देनी है, जहां कहीं भी हो, जिस किसी भी परिस्थिति में हो। और हम नहीं जानते कि हमारी बातों के, आपके उस कार्यक्रम के आयोजन के प्रभाव क्या होंगे। कोई भी नहीं जानता था कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जब 4th क्लास पास किए और उनके एक शिक्षक उन्हें महाकारुणिक बुद्ध की जीवनी भेंट करते हैं, तो 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 4th उत्तीर्ण करने वाला बच्चा, उसके बारे में कौन ये टीका टिप्पणी कर सकता था कि 1956 में जाकर, आज से लगभग 50 साल बाद,
ये बच्चा जो है पूरे देश के सामाजिक और धार्मिक स्वरूप को बदल के रख देगा। तो ठीक वही बात कि आज की छोटी छोटी घटनाएं, आज के छोटे छोटे आयोजन 2025 में हमारे द्वारा धर्म की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम निश्चित रूप से आने वाले समय में एक व्यापक और विशाल रूप धारण करेंगे, और इनके प्रभाव, इनके सकारात्मक लाभ आने वाली पीढ़ियां महसूस करेगी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध में भारत का सपना हो या फिर धम्मभूमि की बौद्ध समाज निर्माण की मुहिम हो, ये दोनों सही मायने में तभी सार्थक और सफल सिद्ध होगी। तो इस आह्वान के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं शॉर्ट में फिर रिपीट करूं कि आज ही डायरी में उन गांवों की, उन शहरों की, उन मोहल्लों की सूची बनाइए जहां जहां कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं, और फिर उन कार्यक्रमों के आयोजन में किस दिन करना है, किस समय करना है, वहां प्रबंधक कौन होगा, ये तमाम चीजें तय करते हुए अपने टीम साथियों से बात करते हुए अधिकतम कार्यक्रमों के आयोजन का जिम्मा अपने कंधों पर लीजिए। और किसी भी प्रकार की शंका हो, संदेह हो, जिज्ञासा हो, कंटेंट की आवश्यकता हो, तब आप बीआरसी की टीम से, धम्मभूमि के किसी भी प्रबुद्ध साथी से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अब भी कोई शंका हो, किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकेंगे, या फिर यदि आप कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं तब भी बात साझा कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।